Well, hey guys, hello and welcome to नीति शिक्षा and this is मिहिर ठाकुर and welcome back to the series of our daily current affairs। और आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं मैरिटल रेप के बारे में। और ये चीज़ क्यों आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी केरला हाई कोर्ट के द्वारा जो है एक जजमेंट आया है मैरिटल रेप को लेकर के। सो कोर्ट की वर्डिक्ट कोई भी आती है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैरिटल रेप के ऊपर में केरला हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है, डाइवोर्स रिलेटेड बात करी है, तो इसके बारे में डिटेल्स में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आईपीसी है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और इससे रिलेटेड क्या क्या नए वर्डिक्ट्स जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा, केरला हाई कोर्ट के द्वारा दी गई हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेट्स देखो, सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये चीज़ न्यूज़ में क्यों है। Recently, Kerala High Court on Friday held the marital rape is a valid ground of divorce even though it is not penalized in India। देखो, अभी केरला हाई कोर्ट के द्वारा एक नया जजमेंट आया, एक नया वर्डिक्ट आया है। उसमें केरला हाई कोर्ट ने ये कहा है कि मैरिटल रेप जो है ये एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए। अगर मान लो कि किसी स्पाउस को डाइवोर्स चाहिए और उसका ग्राउंड ये रखा गया है कि मैरिटल रेप का जो है ग्राउंड रखा गया है, तो ये वैलिड ग्राउंड होगा डाइवोर्स लेने के लिए, ऐसा केरला हाई कोर्ट कह रही है। इवन दो, यहाँ तक कि ये भी देखो, यहाँ पे क्या हमारे इंडिया के अंदर में मैरिटल रेप को अभी तक जो है वो पेनलाइज, क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। यानी कि आईपीसी का सेक्शन अगर आप देखोगे 375 में तो रेप को डिफाइन किया गया है, लेकिन वहाँ पे मैरिटल रेप को जो है वो अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे केरला हाईकोर्ट का ये कहना है कि अगर इंडिया में अभी तक इसको पेनलाइज भले ही ना किया गया हो, लेकिन ये एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए। अगर किसी ने इस ग्राउंड पे डाइवोर्स फाइल की है, अप्लाई की है, तो उसे डाइवोर्स दी जाएगी। इसीलिए ये वर्डिक्ट जो है वो केरला हाईकोर्ट का आया है। इसमें और क्या क्या चीज़ केरला हाईकोर्ट ने कही है, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, हाईकोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो हस्बैंड्स होते हैं उनका लेंसियस मैटर, यानी कि वो अपने मनमाना किसी भी तरीके का डिसरिगार्डिंग, यानी कि जो ऑटोनॉमी होती है वाइफ की, उसके ऊपर वो किसी भी तरीके का मनमाना हक नहीं जता सकते हैं। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको मैरिटल रेप के अंदर में काउंट किया जाएगा, माना जाएगा। और इसको जो है फिजिकली एंड मेंटली क्रूल्टी जो है, ये चीज़ हाई कोर्ट कह रही है कि ऐसा जो है इस चीज़ को माना जाएगा। द कोर्ट ऑब्जर्व कि मेरली फॉर रीजन दैट लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज मैरिटल रेप। देखो, यहाँ पे क्या है, इंडिया में ना कि अभी आईपीसी के अंदर में अभी तक मैरिटल रेप को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोर्ट को इनहिबिट करेगी ग्रांट करने के लिए डाइवोर्स इस ग्राउंड पे। देखो, कोर्ट ने पहले ही बोला कि ये एक तरीके का फिजिकल और क्रूल्टी, मेंटल क्रूल्टी है, और भले ही ये हमारे इंडियन पेनल कोड में इस चीज़ को जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है, अभी तक इंडिया के अंदर में इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट को ये चीज़ रोक देगी कि आप इस ग्राउंड पे डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कोर्ट का ये कहना है कि मैरिटल रेप अकर्स कब होता है, जब हस्बैंड अपना मनमाना अधिकार, मनमाना हक वाइफ को ये मानने लगता है कि वाइफ की जो बॉडी है वो उसका अपना अधिकार है, उस पर वो अपना आधिपत्य जमाने लग जाएगा, ऐसा करने लगेगा, तब जा करके उसको मैरिटल रेप माना जाएगा। और ये चीज़ मॉडर्न सोसाइटी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मॉडर्न क्या, इवन एंशिएंट से लेकर के कहीं भी कभी भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि जो मैरिज होता है वहाँ पे इक्वली राइट्स होने चाहिए दोनों पार्टनर्स के बीच में। क्योंकि जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर जो है सुपीरियर राइट्स नहीं जमा सकता है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर जो है वो आधिपत्य नहीं जमा सकता है। ये एक तरीके का लाइफ है, लोगों को डिग्निटी से जीना चाहिए, और इसके अंदर दोनों के राइट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए एक दूसरे को। एंड कोर्ट का ये भी कहना है कि देखो, नेचुरल लॉज जो भी है हमारे, कॉन्स्टिट्यूशन हो या आईपीसी हो, उसके अंदर कम से कम इतना तो फंडामेंटल गारंटी, ऑटोनॉमी देनी ही चाहिए कि कोई भी हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी एक दूसरे के ऊपर फोर्सफुली जो है वो अपना अधिकार ना जमा पाए, और किसी को भी इसके कारण सफ़र ना करना पड़े, और कहीं भी से भी जो डाइवोर्स अगर कोई चाहता है तो उसको डिनाई ना करना पड़े। तो ये कम से कम प्रोटेक्ट वहाँ पे हर लॉ के अंदर में होनी चाहिए। एंड हाईकोर्ट का ये भी कहना है कि डाइवोर्स लॉज जो भी बनेंगी, जो भी हैं, उस लॉज के अंदर में ये चीज़ ऑलरेडी इक्विप होना चाहिए कि जब मान के चलो अगर डाइवोर्स लॉ कहीं पे फाइल की गई है, तो उस डाइवोर्स के साथ ही साथ, उस लॉ के साथ साथ जो भी मैरिटल डैमेज हुआ है, जो भी कॉम्पेंसेशन है, उसको कम से कम वहाँ पे इक्विप करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, मतलब कि लॉ के अंदर में, ताकि किसी भी तरीके का जो डैमेज है उसका कंपेंसेशन, मुआवजा दिया जा सके पार्टीज़ को, क्लाइंट को, जो भी लोग विक्टिम्स हैं, है
है ना, उसको जो है मुआवजा दिया जा सके। जो भी डाइवोर्स लॉ बनेंगी उनके ऊपर जो है इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, ताकि कोई भी इनह्यूमन कंडीशन ना बने। जो ह्यूमन माइंड है, जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट करा जा सके, सॉल्व करा जा सके और राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखो, ये मैरिटल रेप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कौन कौन सी राइट्स है उसको वायलेट करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कौन कौन सी चीज वायलेट होंगी? सबसे पहले तो आर्टिकल 14 सबसे पहले वायलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 जो बात करता है राइट टू इक्वालिटी की बात, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन फॉर द लॉ, है ना, ये बात करता है हमारा। तो although the constitution guarantees equality to all, Indian criminal law discriminates against female victims who have been raped by their own husbands। ये चीज़ यहाँ पे दी गई है कि यहाँ तक कि जो वुमेन्स हैं जिसकी रेप हुई है उसके अपने हस्बैंड के द्वारा, वहाँ पे उन लोगों की जो आर्टिकल 14 है वो वायलेट हो जाती है, क्योंकि उनको जो है यहाँ पे लॉ के द्वारा इक्वल प्रोटेक्शन मिलना ज़रूरी है ना। लॉ के सामने वो सभी बराबर हैं, ऐसा नहीं कि मर्द हो औरत हो, ऐसा कोई नहीं, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 के हिसाब से। और आर्टिकल 21 जो है इसका वायलेशन भी होगा, क्योंकि आर्टिकल 21 में जो बात करी जाती है राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सभी चीज़ आर्टिकल 21 में है। तो ये भी जो है वायलेट हो जाएगा, बिकॉज द कोर्ट हैज़ बिगन टू एक्नॉलेज द राइट टू एब्सटेन, है ना, यहाँ पे राइट टू एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड टू बी फ्री टू अनवांटेड सेक्सुअल एक्टिविटी enshrined इन दीज बॉर्डर राइट्स टू द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्योंकि किसी भी तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स फोर्सफुली हो रहा है या किसी भी तरीके का अनवांटेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, हैरेसमेंट या फिर मोलेस्टेशन किसी भी तरीके का किया गया हो किसी के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हार्म पहुंचा रहा है, वायलेट कर रहा है। तो आर्टिकल 14 और 21 जो है यहाँ पे वायलेट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज आर्टिकल 21 अ राइट टू मेक चॉइस रिगार्डिंग इंटीमेट रिलेशन। आर्टिकल 21 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ये भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि लोगों के पास इस चीज़ की भी राइट है कि वो किसके साथ इंटीमेटी जो है इंटीमेसी रिलेशन बनाएंगे, किसके साथ नहीं बनाएंगे। ये अधिकार उस सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के अंदर होती है। अगर कोई किसी के साथ फोर्सफुली कर रहा है या उसके मन के विरुद्ध जाके कर रहा है, मजबूरी में भी कोई किसी को मजबूरी का भी फ़ायदा उठा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं रेप में ही काउंट होगा और आर्टिकल 21, 14 ये सभी चीज़ उस पर्सन की वायलेट मानी जाएगी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे लॉ डिफाइनिंग रेप्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर में कौन कौन सी लॉ है जो कि डिफाइन करती है रेप को, किस किस तरीके से करती है, इसको भी समझेंगे। देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पेनल कोड के बारे में, आईपीसी के बारे में। आईपीसी का सेक्शन 375 ये डिफाइन करता है इंडिया के अंदर में रेप को, कोडिफाई किया गया है यहाँ पे। कोडिफाई का मतलब होता है कि इसके अंदर लिखा गया है इस सेक्शन के अंदर, और इस सेक्शन के अंदर में लिख करके रेप को डिफाइन किया गया है। जितने भी तरीके की अनवांटेड सेक्सुअल असॉल्ट होंगी या फिर अनवांटेड इंटरकोर्स होगा, फोर्सफुली किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होगी, सेक्सुअल रिलेशंस बनाई जाएंगी, मोलेस्टेशन होगा, इस तरीके की जो भी चीज़ें होंगी वहाँ डिफाइन किया गया है इस सेक्शन के अंदर में, और इस सेक्शन के एक्सेप्शनल एक्सप्लेनेशन और बाकी सारे क्लॉजेस में ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद अगर हम एक्सेप्शन 2 अगर पढ़ते हैं इस सेक्शन 75 का, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हो कि बुरा स्थिति है हमारे इंडिया के अंदर में अभी तक, कि यहाँ पे मैरिटल रेप को डिफाइन नहीं किया। बस इतना इस सेक्शन के एक्सेप्शन 2 में लिखा गया है कि exempts unwilling sexual intercourse between husband and a wife over 15 years of age from section 375 defines of rape। यानी कि अगर 15 साल की उम्र तक कोई बच्ची है, कोई लड़की है, वो अगर किसी के साथ उसका शादी हो चुका है उस टाइम तक, यानी कि 15 साल की उम्र तक, यानी कि उससे पहले तक या उससे पहले या 15 तक जो है उसके साथ अगर कोई अनवांटेड या उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है उसका हस्बैंड, उसको यहाँ पे रेप में डिफाइन किया गया है, लेकिन 15 साल की उम्र के आगे को नहीं किया। ये कोर्ट कह रही है कि ये बहुत ही गलत है, इस चीज़ को सुधार करना चाहिए। वहाँ पे जो है ऐसा नहीं है, इसको हटाओ और चेंज करके अच्छी एक लॉ यहाँ पे डालो, ताकि ये 15 साल एज लिमिट यहाँ पे ना हो। कोई भी एज की औरत हो, कोई भी एज की लेडी हो, उनके साथ ऐसा अगर हुआ है उसको मैरिटल रेप में क्रिमिनलाइज करना जरूरी है, और इस लॉ के अंदर में
इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे इस सेक्शन में इतना ही चीज़ डाला गया है, क्रिमिनलाइज नहीं किया गया, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द 36 कंट्री, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 36 कंट्री है जहाँ पे अभी तक मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हो आप कि शर्मनाक बात है, कह सकते हो आप गलत बात है, बुरी बात है, जो भी आप कहो, जैसे भी आप कहो, अच्छी बात तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ बात रखी। और देखो यहाँ पे ये भी चीज़ कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो डाइवर्स लॉ का फ्रेमवर्क होगा उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स होंगी वो इंडिविजुअल्स के अंदर ये चीज़ कम से कम फ्रीडम डाले कि उनके पास अपना एक फ्रीडम डिसीजन होगा लेने के लिए, फ्रीडमली लिबर्टी के साथ वो अपने डिसीजन ले सकते हैं कि वो किसके साथ अपना अफेयर्स रखेंगे, किसके साथ वो अपना जो है जीवन साथ बिताएंगे, किसके साथ वो अपना रिलेशन बनाएंगे। इस चीज़ का डिसीजन लेने के लिए हर पर्सन के पास जो है वो एक कह सकते हो कि आप लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, या ना डिसीजन लेने की एक्सरसाइज, फ्री चॉइस की एक्सरसाइज होनी चाहिए, कोई भी उनके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल 21, अगर कोई भी इंसान अपने मन से किसी के साथ शादी करता है तो उसके पास ये आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है उसके राइट्स को, क्योंकि राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात अगर हम करते हैं तो अगर किसी इंसान को अपने जीवन के लिए सही डिसीजन लेना उसके अंदर ही निहित है, यानी कि कोई इंसान अपना डिसीजन खुद ही ले, यही तो उसका पर्सनल लिबर्टी होगा, पर्सनल लाइफ होगा। और अगर ऐसा वो कोई कर नहीं रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका डिसीजन ये कोई दूसरा ले रहा है, चाहे उसका गार्जियन ही क्यों ना हो या फिर कोई और ही आदमी ज़बरदस्ती उसके किसी के साथ रिलेशन बना दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। तो अगर कोई भी इंसान अपने रिलेशंस को लेकर के किसी भी तरीके का डिसीजन लेता है तो यस, दैट इज़ देयर फंडामेंटल राइट और ये ले सकते हैं। और आर्टिकल 21 आपको पता ही है कि फंडामेंटल राइट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने बताया क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में यूपीएससी में पूछे गए थे कि अपने मन से शादी का डिसीजन लेना है ना, खुद से स्वेच्छा से शादी करना है, ये आपके राइट्स में से डिफाइन करता है। तो इस चीज़ को आर्टिकल, फंडामेंटल राइट के कौन से आर्टिकल में डिफाइन करी गई है, तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, इन सभी चीज़ में कन्फ्यूज़न बनी रहती है। इसलिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 21 जो है इसका राइट आंसर होगा। यहीं पे राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड पर्सनल लाइफ की बात दी गई है। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को इंडिया में मिल रही है, बार बार मैरिटल रेप की केसेस आ रही हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, है ना, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ से रिलेटेड डिस्कस करी हुई हैं, बहुत ही डिटेल्स में मैंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट को वहाँ पढ़ाया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा जा करके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा वहाँ से बनेंगी। लॉज को समझना जरूरी है, अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो देखो जा करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है। अगर ये न्यूज़ में आई है तो क्वेश्चन वहाँ से भी बनेंगी, क्योंकि वो भी चीज़ न्यूज़ में आई थी, उसके लिए भी केस फाइल करी गई थी कुछ दिन पहले। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, हिंदू मैरिज एक्ट। वे फॉरवर्ड की बात अगर हम करते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन से हम बाहर निकले, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा गया है कि देखो, डाइवोर्स के लिए जो है एक कॉमन कोड ऑफ लॉ होना जरूरी है। आप अपने किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन, कास्ट, कैसे भी आप अपने पर्सनल लॉ के द्वारा शादी कर रहे हो, करो, रिलेशन बनाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके के लॉ को वायलेट करोगे तो उसके लिए एक कॉमन कोड ऑफ लॉ होना जरूरी है, ऐसा कोर्ट कह रही है। और यहाँ पे ये भी चीज़ कही है कि देखो, जैसे मैंने पहले बात को बताया कि फ्री हो तुम परफॉर्म करने के लिए, किसी भी तरीके का मैरिज फ्री हो, है ना, आप एक सही दायरे में रह करके अगर आप मैरिज कर रहे हो, अपने पर्सनल लॉ के साथ कर रहे हो, अपने 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 घर के, अपने अपने समाज, अपने अपने जगह के रिचुअल्स के हिसाब से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो, आराम से करो, बिंदास करो। लेकिन अगर आपने किसी भी लॉ को वायलेट किया तो उसके लिए एक सेक्युलर लॉ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग, किसी भी जाति के लोग हो, उनके लिए कॉमन कोड ऑफ लॉ होना ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरीके का वायलेशन ना हो, राइट्स की वायलेशन ना हो, चाहे वुमेन के लिए या मेन के लिए। ये चीज़ बताना चाहेंगे, तो वे फॉरवर्ड में ये सब चीज़ डालना चाहिए। मैरिज एंड डाइवोर्स मस्ट बी अंडर सेक्युलर लॉ विच इज़ द नीड ऑफ आवर एंड द टाइम हैज़ बीन कम टू रिवैम्प द मैरिज लॉ इन आवर कंट्री। देखो, मैरिज और लॉ जो है, ये डाइवोर्स की जो भी लॉ है वो एक सेक्युलर लॉ के अंदर आना चाहिए, सेक्युलर लॉ बनाना चाहिए, कॉमन कोड बनाना चाहिए हर धर्म, हर जाति के लिए। और
एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखा गया है इस चीज़ को कि यहाँ पे कोर्ट ये भी कह रही है कि अब समय आ गया है, समय क्या, अब तो बहुत लेट हुआ, अब जल्द से जल्द हमारे अंदर कंट्री के अंदर में ये लॉ बनाने की ज़रूरी है, ताकि हम जो भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है इसको हम लोग कर्ब कर पाएं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं डेली लेकर के आता रहता हूँ। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर, मेहर ठाकुर साइनिंग ऑफ।